हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है भाई। और लास्ट टॉपिक था अपना फिस्टुलोग्राम या फिर फिस्टुलोग्राफी भी बोल सकते हैं। किस हिसाब से फिस्टुला टेक्ट को आप कॉन्ट्रास्ट डाल के चेक करोगे, एग्जामिनेशन करोगे। बस आपको मैंने बोला था कि फिस्टुला याद रखना, फिस्टुला कितने टाइप के होते हैं, उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, है ना। प्रोसीजर आप भूलोगे नहीं। अब अपना टॉपिक है ब्रोंकोग्राफी। तो आपको याद हो, फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में आपने पढ़ा हो, ट्रेकिया जब जाता है ऊपर से यहाँ से, तो वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, यहाँ से लेफ़्ट और राइट, है ना। और उसके बाद में यहाँ से वो फेफड़ों के अंदर आगे छोटे छोटे और ब्रांचेज में डिवाइड होकर वो चला जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो ब्रोंकोग्राफी, ब्रोंकोग्राफी किसका एग्जामिनेशन है? इनका एग्जामिनेशन है, ठीक है। ये जो ब्रोंका ही इनका। अब कॉन्ट्रास्ट मीडिया आप कहाँ दोगे? आपको थोड़ा अगर आइडिया हो तो भाई आपको तो ये तो पता चल गया कि यहाँ मतलब ये चीज़ों का एग्जामिनेशन है, तो आप बोलोगे कॉन्ट्रास्ट मीडिया में कहाँ से देना है। तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया इस वाले पार्ट से आपको देना है। यहाँ पे आप कैथेटर वगैरह कुछ लाओगे, ट्रेकिया से होता हुआ डालोगे यहाँ पे, और यहाँ पे ला के उसको छोड़ दोगे, और छोड़ने के बाद में आप इनके अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया भेजोगे, ठीक है। एक बार आप लेफ़्ट साइड का प्रोसीजर करोगे, लेफ़्ट साइड का कंप्लीट होने के बाद में राइट साइड का प्रोसीजर करोगे। तो ये आपको एक बेसिक सा मैंने हिंट दे दी कि भाई किस चीज़ का है, कैसे करना है, कहाँ तक कैथेटर आएगा, और फिर उसके बाद में कॉन्ट्रास्ट मीडिया डलेगा, और फिर आपकी स्पोर्ट फ्लेम वगैरह जो भी लेनी है वो लेनी है अपने को, ठीक है। तो प्रोसीजर का नाम क्या है? ब्रोंकोग्राफी। किससे रिलेटेड है ब्रोंकोग्राफी? किससे रिलेटेड है? ब्रोंकाई से। ओके, तो ये वाला कलर आज अपन रखने वाले हैं ब्लू। चलिए, ये रेडियोलॉजिक एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रोंकाइल ट्री ऑफ द लंग आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ रेडियो पे कॉन्ट्रास्ट मीडिया। कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट किया जाएगा थ्रू ए कैथेटर और ब्रोंकोस्कोप। तो क्या कहना चाह रहा है? ये बोल रहा है कि जो ब्रोंकोग्राफी होता है वो एक रेडियोलॉजिक या फिर रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन है। किसका? ब्रोंकाइल ट्री का। लंग के अंदर जो ब्रोंकाइल ट्री हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं, एल्वुलाई हैं, वो सारी जो ब्रांचेज आगे जा रही हैं, खुल रही हैं, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स फिर एल्वुलाई ऐसे करके, तो उन सभी को आप एग्जामिन कर सकते हो ब्रोंकोग्राफी की मदद से। कॉन्ट्रास्ट मीडिया को किससे अपन इंजेक्ट करेंगे? तो इसने बोला है कि आप कैथेटर की हेल्प से करने वाले। और जो ब्रोंकोस्कोप होता है वो ब्रोंकाई को देखने के लिए काम में लिया जाता है। इसके आगे कैमरा लगा होता है, मैंने आपको बताया था, एंडोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप अगर याद हो तो ये कैमरे वाली एक डिवाइस होती है जो देख के आती है कि भाई कहाँ अपने को कैथेटर रखना है और कहाँ से कॉन्ट्रास्ट देना है। तो समझ में आ गया कि रेडियोलॉजिक एग्जामिनेशन है ब्रोंकाइल ट्री का, ठीक है। और रेडियो पे कॉन्ट्रास्ट मीडिया अपन देंगे, उसके बाद ये काम करेंगे, और कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट किया जाएगा कैथेटर की हेल्प से और ब्रोंकोस्कोप की हेल्प से। ब्रोंकोग्राफी एग्जामिनेशन को परफॉर्म किया जाएगा टू डेमोन्स्ट्रेट। किस लिए करते हैं? टू डेमोन्स्ट्रेट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द लेरिंग्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई, ठीक है। कितनी चीज़ आगे देखो, लेरिंग्स ऊपरी ऊपर आता है क्योंकि गले से उतरा है सिस्टम, ट्रेकिया में खुला लेरिंग्स, और ट्रेकिया की ब्रोंकाई में पार्ट डिवाइड हो गया। समझ में आ गया? और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि कोई भी प्रोसीजर होगा उसमें अगर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज़ नहीं लिखा तो फिर मतलब ही नहीं है, वो लिखना ही लिखना आपको। तो समझ में आ गया आपको कि क्या करना है। तो इसके हिसाब से अपने को प्रोसीजर करना है फिर कि भाई इन चीज़ों का एग्जामिनेशन है। अब क्या बोल रहा है कि प्रोसीजर के ड्यूरिंग, मतलब प्रोसीजर के दौरान कैथेटर या फिर ब्रोंकोस्कोप को एडवांस किया जाएगा, मतलब डाला जाएगा इनटू द ट्रेकिया में, एंड पहले इंसर्ट करेंगे इन द नोज, लास्ट में प्लेस किया जाएगा इन ब्रोंकाई। तो कहाँ से दोगे आप? मुंह से नहीं दोगे, नाक से दोगे। नाक से आप डालने वाले हो, और नाक से डाल के आप लास्ट कहाँ लेके जाओगे? उसको ब्रोंकाई के अंदर लेके जाओगे, ठीक है। तो कैथेटर और ब्रोंकोस्कोप को आप ब्रोंकाई के अंदर डालने वाले हो लास्ट में। उसके बाद में आफ्टरवर्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट किया जाएगा। उसके बाद में कॉन्ट्रास्ट मीडिया दोगे कैथेटर डालने के बाद में। कॉन्ट्रास्ट मीडिया गिव करेगा बेटर विजुअलाइजेशन बाय फॉर्मिंग ए कोटिंग ऑन द इंटीरियर वॉल ऑफ द ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। तो क्या बोल रहा है? आपका जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया होगा वो बेटर विजुअलाइजेशन देगा। कब देगा? जब आपकी जो वॉल है, दीवार है ट्रेकिया और ब्रोंकाई की, उसके ऊपर अच्छे से वो कोटिंग बना लेगा। उसके बाद में वो अपने वो क्या देगा? एक बेटर विजुअलाइजेशन देगा, अच्छी इमेज देगा उसमें, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक साइज के बारे में
इंट्रोडक्शन हो गया है। ठीक है कि भाई कैसे क्या करेंगे, कहाँ तक आप कॉन्ट्रास्ट मीडिया वगैरह डालोगे, कैसे डालोगे और किन किन चीज़ों का एग्जामिनेशन है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया डालने के बाद में आप क्या करोगे, विजुअलाइजेशन कैसे होगा, कोटिंग वगैरह बनेगी, ये सारी बात आपको लिखनी है। नाउ डेज जो ब्रोंकोग्राफी है उसको HRCT हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी से, है ना, और एक फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोपी प्रोसीजर से रिप्लेस कर दिया है। ब्रोंकोस्कोपी, ठीक है, इस प्रोसीजर से अपने इसको रिप्लेस कर दिया है आज के टाइम में। तो ब्रोंकोग्राफी नहीं होती, मतलब HRCT परफॉर्म करती है ब्रोंकोग्राफी को। चलिए एनाटॉमी किसकी देखेंगे आप, लंग्स की देखोगे, है ना, ट्रेकिया के बारे में थोड़ा बता सकते हो, इसके अलावा ब्रोंकाई के बारे में बता सकते हो। तो लंग्स क्या है, देखो लंग्स पेयर ऑर्गन है, मतलब जोड़े में होते हैं जो चेस्ट कैविटी में लोकेटेड होंगे, चेस्ट कैविटी में लोकेटेड होते हैं, सीधी सी बात है। बोथ लंग्स रेस्ट होंगे ऑन द डायफ्राम, दोनों के दोनों जो लंग है, फेफड़े हैं, वो डायफ्राम के ऊपर रेस्ट करते हैं, टिके रहते हैं। प्रत्येक लंग जो है वो इनक्लोज्ड होगा भाई प्लूरा, भाई जो लंग होता है, फेफड़ा होता है, वो ऊपर प्लूरा से ढका होता है, एक टाइप के लिक्विड से कवर होता है पूरा का पूरा। ब्लड वेसल एंड एयरवेज पास होंगे इनटू द लंग थ्रू द हाइलम। आपको याद हो फर्स्ट ईयर में आपने हाइलम पढ़ा हो, तो हाइलम एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जहाँ से आर्टरी, वेन या फिर कोई और नली जो होती हैं इंपॉर्टेंट, वो एंटर करती हैं और एग्जिट करती हैं, बाहर जाते हैं, उसको हाइलम बोलते हैं वैसी संरचना को। तो हाइलम कहाँ हो गया, जैसे ये आपका फेफड़ा है, ठीक है, और इसके अंदर ये ऐसे ब्रोंकाई अंदर घुसी है और फिर आगे ब्रांच में डिवाइड होगी। तो ये वाला जो एरिया है ना जहाँ से एंटर हुई है, इसको बोलते हैं हाइलम। ठीक है, तो हाइलम ये काम करता है आपका। ब्लड वेसल एयरवे पास होंगे इनटू द लंग थ्रू द हाइलम। ईच लंग कंपोज्ड होगा लोब से। राइट लंग में 3 लोब प्रेजेंट होती हैं, सुपीरियर, मिडल, इन्फीरियर, और लेफ्ट लंग में 2 लोब्स प्रेजेंट होती हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। तो ईच लंग किससे बना होता है, प्रत्येक लंग है वो फेफड़ा जो होता है लोब से बना होता है। राइट लंग में 3 लोब होती हैं, याद रखना, राइट वाले में 3 होती हैं, लेफ्ट वाले में 2 होती हैं। ठीक है, सुपीरियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, मिडिल, इन्फीरियर। ठीक है, और ये कौन बनाता है, ये फिशर बनाते हैं। आपको अगर याद हो तो ये आपका फेफड़ा था, ठीक है, इसको ऐसे कट लगा के चीज़ें डिवाइड कर रही थी ना, तो ये जो डिवाइड कर रही है ना, इन चीज़ों को फिशर बोला जाता है। ये जो आपको दिख रहे हैं डिवाइड करने वाली चीज़ें, है ना, तो इसके 3 लोब हो गए, ये ऊपर वाली हो गई, ये मिडल वाली होगी और सबसे नीचे वाली होगी, सुपीरियर, मिडल, इन्फीरियर। ठीक है, तो ये फिशर इसको आपस में डिवाइड करते हैं। तो ये बोला कि फिशर है वो लोब को ईच अदर से सेपरेट करते हैं। ठीक है, लंग्स का मेन फंक्शन क्या है, लंग्स का मेन फंक्शन है टू सेंड ऑक्सीजन इनटू द ब्लड एंड रिलीज CO2 फ्रॉम इट। मतलब लंग का काम ये होता है कि वो ब्लड से ऑक्सीजन, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डालें और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाले, रिलीज करते हैं। एयर, हवा एंटर करेगी इनटू द माउथ या फिर नोज से, देन वो कहाँ जाएगी, लेरिंग्स के अंदर जाएगी, फिर वो ट्रेकिया में जाएगी, देन वो ब्रोंकाई में जाएगी, और देन लास्ट में टाइनी एक एयर सेक्स में जाएगी जिनको एल्वुलाई कहा जाता है। तो ये क्रम चलता रहेगा, हवा कहाँ से कहाँ तक जाती है वो बता रहा है। अब अपने लंग्स के बारे में पढ़ लिया, अपन पढ़ेंगे लेरिंग्स के बारे में थोड़ा सा। लेरिंग्स को साउंड बॉक्स कहा जाता है, जो साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और प्रोटेक्शन करता है, फूड को एस्पायरेशन होने से बचाता है ट्रेकिया के अंदर। तो लेरिंग्स का काम क्या था, क्योंकि लेरिंग्स के ऊपर एपिग्लोटिस होता, तो एपिग्लोटिस ढक लेता है ट्रेकिया को जब खाना इसोफेगस में जा रहा होता तो इसलिए क्या करता है, वो फूड को एस्पायरेट करने से बचाता है ना, ट्रेकिया के अंदर जाने से फूड को बचाता है। फिर आपकी ट्रेकिया आ गई। भाई ट्रेकिया क्या होती है, देखो ट्रेकिया सी शेप की कार्टिलेज रिंग से बनी होती है, सी शेप के छल्ले होते हैं ऐसे, ठीक है, पीछे की साइड जाके खुलते हैं, है ना, आगे की साइड तो पूरे होते हैं, पीछे की साइड खुलते हैं। तो सी शेप की रिंग से बनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, लंबी होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। आगे डिवाइडेड होगी इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई आगे स्मॉलर ब्रांचेस ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होगी, एंड वो आगे जाके वेरी स्मॉलर ब्रांचेस टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होगी। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आगे टाइनी एयर सैक्स जिनको एल्वुलाई कहा जाता है उससे कनेक्ट होगी, जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता रहेगा। तो समझ में आ गया, ट्रेकिया के बारे में कुछ नहीं बताना। सी शेप की होती है, कार्टिलेज से बनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, आगे डिवाइड होती है ब्रोंकाई के अंदर लेफ्ट राइट में, ठीक है, ब्रोंकाई आगे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होती हैं, ब्रोंक्यूल्स आगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होती हैं, और उसके बाद में एयर सैक या फिर एल्वुलाई आ जाते हैं जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है, मेन पार्ट होता है। अब देख लो यहाँ पे
तो इसने प्रोसीजर साथ ही बता दिया। ये देखो ब्रोंकोस्कोप डाल रखा है इन्होंने देखने के लिए, ये तो ये अंदर जा रहा ना एक। उसके बाद में ट्रेकिया है, सी सेप्स वाले छल्ले दिख रहे हैं आपको, ट्रेकिया के ऊपर लेरिंग्स होता ही है ना। फिर लोब बता रखे हैं राइट वाले में, सुपीरियर मिडिल इंफीरियर 3 लोब हैं। फिशर है बीच में, ये देखो फिशर दिख रहे होंगे आपको, है ना, ये फिशर है। उसके बाद लेफ्ट लंग में एक ही फिशर दिख रहा है जो इसको सुपीरियर इंफीरियर में डिवाइड कर रहा है। उसके बाद छोटे छोटे एल्वेलाई आ गया और फिशर इसको, ठीक है, फिशर तो हो गया। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ब्रोंकोग्राफी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम याद रखना आपको। ये देखो यहाँ पे आके ब्रोंक्यूल बनाए हैं और ब्रोंक्यूल के आगे फिर ये प्लूरा से ढका हुआ है और छोटे छोटे एल्वेलाई देखो यहाँ पे लास्ट में। तो यहाँ पे आई थी ये ब्रोंकाई, ब्रोंकाई आगे जाके ब्रोंक्यूल में डिवाइड हुई थी। हाँ, फिर ये टर्मिनल छोटे छोटे और में बनेंगे, लास्ट में आपके जो एल्वेलाई है वो आ जाएंगे। ये इसकी बेसिक सी एनाटॉमी थी। अब इंडिकेशन क्यों करते हैं भाई, ब्रोंकोस्कोपी प्रोसीजर क्यों करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अरे यार, अच्छा सा मार्किंग करना चाह रहा हूँ पर नहीं हो रहा। इंडिकेशन, ब्रोंक्यूस्टैसिस। अगर ब्रोंकिस्टासिस हो रखा है मतलब डायलेशन या फिर परमानेंट ब्रोंकाई का हो चुका है ना, ब्रोंक्यूल्स का हो रखा है। ब्रोंकिस्टासिस का मतलब ये होता है कि ब्रोंकाई है वो ऐसे सिकुड़ नहीं रही, मतलब आपके सांस लेने की वजह से सिकुड़ती है, फिर छोड़ने की वजह से सिकुड़ती है, या फिर अंदर लेने की वजह से फैलती है, तो वो काम नहीं हो रहा, वो परमानेंटली ढीली पड़ गई है, डायलेट हो चुकी है वो, ठीक है। उस कंडीशन के अंदर आप करोगे, है ना, उसको बोलते हैं ब्रोंकीस्टेसिस। फिर आता है ब्रोंकाइटिस। अगर सूजन आ जाए ब्रोंकाई के अंदर, इन्फ्लामेशन, या फिर उसकी जो दीवार है वो थिक हो जाए, वो ब्रोंकाई एंड ब्रोंकाई, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन अगर आ जाए, थिक वॉल हो जाए, तो उस कंडीशन के अंदर भी करना पड़ता है अपने को। हेमोपेटाइसिस का मतलब होता है कफ के अंदर खून आना। तो अगर किसी के अंदर, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं हेमोपेटाइसिस लिखेंगे तो बहुत बढ़िया, बाकी आप कफ के अंदर ब्लड आ रहा वो भी लिख सकते हैं। क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज़ अगर किसी को है, भाई सांस से रिलेटेड किसी को डिजीज़ है क्रोनिक, बहुत तेज सीवियर, तो उस कंडीशन में भी करेंगे। ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टुला, फिस्टुला याद है आपको, ट्रैक्ट बन जाना, ठीक है। तो ट्रेकिया और इसोफेगस दोनों के बीच में वो बन गया है, ट्रैक्ट बन गया, जॉइंट बन गया, मतलब ब्रिज सा बन गया, यहाँ से जहाँ भी जा सकती हैं चीज़ें। तो वो कंडीशन अगर है किसी के अंदर तो भी आप ये प्रोसीजर करोगे। पल्मोनरी मास ले जाएं, नोड्यूल्स हो सकते हैं, कैंसर वगैरह हो सकता है। और ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, ऑब्स्ट्रक्टिव जो रुकावट डाल रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत कर रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर भी ये प्रोसीजर आप कर सकते हैं। तो क्या क्या हो गया, ब्रोंकिस्टासिस हो गया, ठीक है, ब्रोंकाइटिस हो गया, हेमोपेटाइसिस हो गया, और क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज़ हो गया, ट्रेक्यूसिफिजियल फिस्टुला हो गया, पल्मोनरी मास और लेजाइन हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हो गया। इसके बाद में आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किन कंडीशन के अंदर प्रोसीजर नहीं करना है उनके बारे में बात करते हैं। तो हाइपर सेंसिटिविटी टू कॉन्ट्रास्ट मीडिया, अगर कॉन्ट्रास्ट मीडिया से सेंसिटिविटी है, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी अगर है, डायबिटीज़ किसी को हो रखा है, तो उस कंडीशन के अंदर भी नहीं करेंगे। कार्डियो पल्मोनरी डिजीज़ अगर किसको है, मतलब कार्डियक हार्ट से और पल्मोनरी फेफड़ों से रिलेटेड कोई डिजीज़ है, तो भी नहीं करेंगे। अस्थमा किसी को हो रखा है तो भी नहीं करेंगे। सीवियर हाइपरटेंशन अगर किसी को है, मतलब हाइपरटेंशन, ब्लड बीपी हाई हो रखा है किसी का, तो उस कंडीशन के अंदर भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन है जिनके अंदर आपको नहीं करना है। फिर आता है इक्विपमेंट, भाई क्या क्या चीज़ें काम मिलेंगी उनके बारे में बात करते हैं। तो इक्विपमेंट, कॉमन फ्लूरोस्कोपी यूनिट विद स्पोर्ट फ्रेम डिवाइस सब में लेना है। उसके बाद में लेना है कैथेटर और ब्रोंकोस्कोप। ब्रोंकोस्कोप देखने के लिए काम आता है, कैथेटर कॉन्ट्रास्ट मीडिया वगैरह डालने के लिए काम आएगा। तो कैथेटर और ब्रोंकोस्कोप आपको लेना है। फिर टॉपिकल एनेस्थीसिया, जाइलोकाइन जेली या फिर स्प्रे ले सकते हैं। आपको पता है टॉपिकल वाला जो काम आता है वो माउथ के अंदर या नाक के अंदर यहाँ पे दिया जाता है, एक स्पेसिफिक एरिया को ही आपको अगर सुन करना है तो उस कंडीशन के अंदर टॉपिकल एनेस्थेटिक स्प्रे दिया जाता है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ऑयल बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया डिनोसिल, आपको याद है ना, लेरिंगोग्राफी का करके आए थे अपन पीछे, उसके अंदर डिनोसिल दे रहे थे, ऑयल बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया ही, ठीक है। तो वो आपको फिर से लेना है यहाँ पे। लेरिंग्स के अंदर भी डिनोसिल यूज़ किया था, और आपका जो ये लेटेस्ट है एल्वुलाई वाला, इसके अंदर भी डिनोसिल यूज़ कर रहा है। 20 ml फॉर ईच लंग एग्जामिनेशन, प्रत्येक फेफड़े के लिए 20 ml लेना है। डिनोसिल कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो होता है आयनिक होता है, और आइडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है जो कि क्या करेगा, बेटर विजुअलाइजेशन देगा। तो समझ में आ गया।
एडिनोसिल क्या करता है, बेटर विजुअलाइजेशन देता है क्योंकि ये आयनिक होता है प्लस आयोडीनेटेड होता है। नाउ डेज नॉन आयनिक वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया का भी यूज़ किया जा रहा है, जिसमें आयोडीनेटेड वाला कौन सा है, आयोहेक्सोल, जो यूरोग्राफिन जो अपना का कॉमन नाम है, वो इसके अंदर यूज़ किया जा रहा है आज के टाइम में। तो नाउ डेज नॉन आयनिक वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो बेसिक से आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, कैथेटर ब्रोंकोस्कोप याद रखना है जो कि नया है, और कॉन्ट्रास्ट मीडिया एडिनोसिल याद रखना है। ठीक है, बाकी तो और 20 ml इसकी, एक फेफड़े के लिए 20 ml ये याद रखना, क्योंकि अलग अलग लोब को अपने को जांचना अच्छे से, इसलिए ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा सिरिंज ले सकते हो आप। ठीक है, स्टेराइड गोव्स लोगे और एंटीसेप्टिक सोल्यूशन माउथ वॉश लोगे, क्योंकि आपने एनेस्थीसिया कॉन्ट्रास्ट वगैरह दिया तो मुंह धुलवाना पड़ेगा लास्ट में, तो माउथ वॉश इसलिए दिया। अब इसके अंदर प्री प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन भी आ जाती है, उनको भी अपने को देखना पड़ेगा। तो प्री प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन को मस्ट रिव्यू करेगा कौन, रेडियोलॉजिस्ट करेगा। ठीक है, ब्लड यूरिया कितनी है, ब्लड के अंदर सीरम क्रिएटिनिन लेवल कितना है, ब्लड शुगर टेस्ट करना पड़ेगा तो उसकी रिपोर्ट क्या ही है, लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर कैसे काम कर रहा, चेस्ट का एक्सरे। ठीक है, USG CT MRI रिपोर्ट, और टोटल ब्लड काउंट, ब्लीडिंग एंड क्लोटिंग टाइम कितना, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, प्री प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन में ये सब चीज़ें लिखी जाती हैं वैसे भी, और इसके अलावा प्रीवियस मेडिकेशन हिस्ट्री भी ले लेनी है उसके अंदर। ठीक है, अब आता पेशेंट प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर करोगे पेशेंट को। आस्क द पेशेंट टू टेक लो रेसिड्यू डाइट 2 day प्रायर टू द एग्जामिनेशन एंड ड्रिंक क्लियर लिक्विड या फ्लूइड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। तो 2 दिन पहले लो रेसिड्यू वाली डाइट लेगा, और जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन क्लियर लिक्विड वाली जो है डाइट वो लेगा, फ्लूइड वगैरह। फास्टिंग 6 से 8 घंटे पहले करवा सकते हैं। तो ये हो गया फास्टिंग। उसके बाद में थर्ड क्या है, उसके बाद में वही सेम है अपना, वो मैंने अपनी पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में इन्फॉर्म करेगी। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन का एग्जामिनेशन अपने को नहीं करना क्योंकि रिस्क हो सकता है बेबी को। ठीक है, उसके बाद में आस्क द पेशेंट की भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट वगैरह निकालते, ज्वेलरी निकालते बॉडी से। उसके बाद में देखो मेन अपना काम होता है प्रोसीजर का। तो प्रोसीजर में सबसे पहले तो कंसेंट वगैरह लेते हैं, उसका रिटर्न कंसेंट वगैरह डिस्क्राइब करते हैं, प्रोसीजर समझाते हैं, और उसके बाद में अपने को परमिशन मिल जाती है। उसके बाद में पेशेंट को क्लॉथ निकलवा के हॉस्पिटल गाउन दे देते हैं। अब अपना इंपॉर्टेंट स्टेप स्टार्ट होता है। अब देखो पेशेंट को अपने को क्या करना है, सुपाइन में लेटाना है फ्लूरोस्कोपी टेबल के ऊपर। ठीक है, तो पेशेंट को सुपाइन में करवा दो फ्लूरोस्कोपी टेबल के ऊपर, एंड IV लाइन को इंसर्ट कर दो इनटू द पेशेंट आर्म। अगर ज़रूरत पड़े तो सेडेटिव मेडिकेशन शुड बी गिवन टू रिलैक्स द पेशेंट, वही है सेम। उसके बाद में देखो पेशेंट की BP, हार्ट रेट, फ्लूइड बैलेंस और वाइटल साइन वगैरह वो मॉनिटर कर लो प्रोसीजर के दौरान, भी BP ऊपर नीचे नहीं हो रही, फ्लूइड वगैरह कैसा, ये सारी चीज़ें चेक कर लो।